देखो आप सब जानते हो, अपने को 5 एक्ट पढ़ने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा है पार्टनरशिप वाला 1932, चौथा है एलएलपी और पांचवा है आपके कंपनीज एक्ट। सबसे ज्यादा नंबर का 30 से 40% जिसका वेटेज होता है, पूरे 60 नंबर में से 30-40% इसी का वेटेज हो जाता है, वो कर लिया अपन ने। और इसको कवर करने में सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है। और कंपनीज एक्ट भी कर लिया अपन ने। ठीक है, ये कंसेप्चुअल और बहुत स्ट्रॉन्ग, इसमें आप नंबर्स लेके आ सकते हो। इसमें स्ट्रांगली यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। अभी जो कुछ लोग ने लास्ट में ज्वाइन किया था ना, उनकी कंपनीज एक्ट की एक क्लास बची हुई है, जो हम कभी भी अलग से टाइम निकाल के ले लेंगे। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर आ जाता है, स्मॉल कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देन ओपीसी, वन पर्सन कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, लिमिटेड टाइप ऑफ मैं कहूँ ना आपको, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। और आप लोग, कोई कंपनी अपने आप को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रही है, यस सर, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आप लोग कंसेप्चुअली अटेंड कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये और ये मेजर पार्ट्स अपन ने कर लिए। अब अपने 3 पार्ट्स बचते हैं, ये एकदम पिद्दी सा है। टाइम किन में लगना है? टाइम इन 2 में लगना है। 4 इसमें और 3 या 4 इसमें चैप्टर्स हैं। तो अपने को अभी ये दोनों मिला के इसके बरोबर है, ये फिनिश करना है यार। इसका इतना फाइट नहीं है। ठीक है, हालांकि सबसे मैक्सिमम चेंजेस अमेंडमेंट्स जो आए हैं वो एलएलपी एक्ट में आए हैं। इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, तो उनको मैं भी अपडेट होके आपको एक बार कराऊंगा, क्योंकि अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेन किधर जाना है अपने को? सोगा और पार्टनरशिप 1932 में बहुत स्कोरिंग है। और जहां तक मेरी समझ है, आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग सब या तो 12th या फिर अपने कहीं ना कहीं आपने पार्टनरशिप के अकाउंट्स किए हुए हैं, एम आई राइट? पार्टनरशिप के अकाउंट्स किए हुए हैं ना? तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़ोगे इन चीजों को। उसी चीज का हम लोग लीगल साइड देख रहे हैं। ठीक है, जो आपने अकाउंटेंसी साइड देखा है ना, तो आप एकदम ब्लैंक नहीं होगे पार्टनरशिप को लेके। ब्लैंक किसको लेके होगे? अच्छा, ब्लैंक सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी नहीं लेके होगे। उसका मैं कारण अभी आपको बताता हूँ। सर, इस थोड़ा सा इस चार्ट को देखो। Just see this chart, which is formation of contract of sale, पहला चैप्टर है। सर, कोई जमाने में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था 1872 में, तो सर इसमें टोटल सेक्शन 1 से लगा के सेक्शन 266 तक होते थे। ओवर द टाइम क्या हुआ? ओवर द टाइम सर, ये जो सबसे पहला पार्ट है सेक्शन 1 टू सेक्शन 75, इसमें क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग से लेके कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेके कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तक के सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। यानी आपके सीए फाउंडेशन में आपको क्या पढ़ना है? सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 वाला पोर्शन है, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। ठीक है, जो हम लोग अभी जस्ट खत्म करके आए हैं। ठीक है, इसके बाद में हुआ करता था सेक्शन 76 टू सेक्शन 123, जिसमें प्रोविजंस होते थे किस चीज से रिलेटेड? सर, किसी गुड्स को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई खरीद और बेच रहे हैं, यानी कि सेलर और बायर किसी गुड्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हुआ करते थे सेक्शन 76 टू 123 में। यानी कि गुड्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड प्रोविजंस होते थे। बाद में जब देखा गया कि ये अपने आप में बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड बन रही है, ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल फील्ड बन रही है, और इसमें और चेंजेस करने की जरूरत है, और इसको मंथन करने की जरूरत है इस पे। तो सर क्या किया गया? इन द ईयर 1930, दिस सेक्शन 76 टू 123 वर रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है ना, खत्म कर देना।
दे वर रिपील्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे क्यों? क्योंकि गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए सेलर और बायर के बीच में क्या बन रहा था रे? कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जो बन रहा है उसको कौन गवर्न करेगा? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करेगा। इसलिए गुड्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड प्रोविजंस कहां पर थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। जब स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई तो इन सेक्शंस को यहां से हटाया गया और एक पूरा एक्ट लेके आया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यस, समझ में आ गया? अब ये सेक्शंस हट गए, आज भी रिपील हुए में पड़े, खत्म हुए में पड़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक इंडेमनिटी, गारंटी। बैंक से आप कोई लोन लेना चाहते हो तो बैंक गारंटर मांगेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। किस किस के बीच में बन रहा है? बैंक के बीच में बन रहा है। यदि देवांश लोन लेने वाला है तो उसके बीच में, और बैंक ने गारंटर मांग लिया, गारंटर देवांश का फ्रेंड है जीत पटेल, तो इन तीनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ट्राई पार्टी, तीन पार्टी वाला एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो सर उस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की क्या बातें होंगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी के लॉस से बचाना। यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको, मान लो देवांश ने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आग से लगने वाले नुकसान से होने से बचाने का वादा करता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सब से रिलेटेड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 124 टू 238, ये कहां पर आ रहा है सर? ये आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये आपके सीए इंटर में आएगा। एक टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स करके, तो ये आपके सीए इंटर में आएगा। क्या ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। और फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 239 टू 266। सर सेम कहानी जैसे सोगा की थी वैसे ही, कि सर ये कौन से सेक्शंस थे 239 टू 266? सर दो या दो से अधिक पार्टनर्स, दो या दो से अधिक लोग मिलके एक पार्टनरशिप यदि खोलना चाह रहे थे, ठीक है, तो उनके बीच में क्या बनेगा? मान लो ये दो हैं, ये दो पार्टनर वन पार्टनर टू मिलके एक पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा सर? पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ये इतनी कैपिटल लाएगा, ये इतनी लाएगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा। लॉस बियर होगा तो कोई बियर विद करेगा या नहीं करेगा। यदि कौन सा बिजनेस करना है, किस बारे में बिजनेस है, ठीक है, ये सारी, कौन एक्टिव पार्टनर होगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर होगा, ये सारी बातें कहां पर लिखी जाएंगी सर? इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें, उस मतलब उसमें डिसाइड की जाएंगी। तो सर है तो कॉन्ट्रैक्ट ही ना, इसलिए पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस भी कहाँ थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बाद में देखा गया कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे डेवलप हो रहा है, तो इसको अलग किया गया, यानी कि ये प्रोविजंस रिपील कर दिए गए, 239 टू 266 हटा दिए गए पार्टनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और एक नया एक्ट आ गया 1932 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस तरीके से ये करंट सीन आया, करंट सिनेरियो आया ये, और यही बाकी रह गए, ये भी सीए इंटर में, ये तुम्हारे सीए फाउंडेशन। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि सर चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, उसमें से ही पार्टनरशिप एक्ट निकला हुआ है, उसी में से सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकला हुआ है। तो ये कौन सा हो गया? पापा एक्ट हो गया ना। ऐसे लिख मत देना एग्जाम में कि ये तो पापा एक्ट है और ये बच्चा एक्ट है, ऐसे लिख मत देना, ये तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये फादर एक्ट हो गया और ये चिल्ड्रन एक्ट हो गए। तो अपने घर में क्या नियम होता है? पापा की बात को बच्चे मानते हैं या नहीं मानते हैं? बताओ, पापा की बात को बच्चों को मानना पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ। पड़ता है सर। मानना पड़ता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो या तो जूते खाओगे या फिर पिताजी घर से बाहर लात मार के निकाल देंगे, दोनों में से एक ही बात होगी ना। ठीक है,
तो तुम लोग कैमरा ऑन नहीं रख रहे हो। समझ में आ गया? प्रिया मिस को किसी दिन क्लास में बुलाना पड़ेगा। देख लो बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते, कोई लेट के पढ़ रहा होगा, कोई खाते खाते पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो सर पापा एक्ट है, पापा की बात को बच्चा जो है उसको मानना पड़ता है। मतलब जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे भी अप्लाई होंगे, और जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप मतलब प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पार्टनरशिप 1932 पे भी अप्लाई होंगे। यानी पापा की बात तो यहाँ पर सुनी जाएगी, मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, सेल ऑफ गुड्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस पर भी लगेंगे, और पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उस पर भी लगेंगे। क्या ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। यस सर। पिताजी की बात नहीं मानी ना तो पीछे एक लात पड़ेगी और घर के बाहर निकल जाओगे तुम लोग, इसलिए पिताजी की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन अब जमाना कैसा हो गया है, इट इज कलियुगा। कलयुग चल रहा है या नहीं चल रहा है? सतयुग थोड़ी चल रहा है या द्वापर युग थोड़ी चल रहा है जिसमें पिताजी दशरथ की बात मानने के लिए श्री राम ने एक सेकंड में, जहां पर अगली सवेरे उनको राजपाट मिलने वाला था, दूसरे ही क्षण 14 साल का वनवास के लिए चले गए। वो सतयुग होता था कि पिताजी की बात उस हद तक मानी जाती थी। आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या होता है? कलयुग में बच्चों की बात, चिल्ड्रन की बात ज्यादा महत्व। चिल्ड्रन अपनी मनमानी करते हैं या नहीं करते हैं बताओ? चिल्ड्रन अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको? अभी मैंने आपको एक बात बोली कि प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे भी अप्लाई होंगे और पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यानी कि पापा की बात यहां पर भी सुनी जाएगी, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन यहां पर भी अप्लाई होंगे। जैसे कि मान लो रितेश ने और मोहित ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। रितेश ने कहा कि मैं आपको 1000 पेयर ऑफ शूज बना के दूंगा। ठीक है, 1000 पेयर ऑफ शूज बना के दूंगा और आप मुझे उसके बदले में एट द रेट ₹100 पर पेयर के हिसाब से 1 लाख रुपीज दे देना। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या सप्लाई हो रहा है सर? गुड्स सप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे। इसका मतलब क्या है सर? देयर मस्ट बी ऑफर, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी प्रॉमिस, consideration for both the parties. Both the parties must be competent to contract. There must be lawful offer, there must be lawful consideration, there must be free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law. यानी कि ये जो सारी बेसिक बातें हैं ये भी कहां पर अप्लाई होंगी सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पर भी लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेके कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने तक के प्रोविजंस, बेसिक रूल्स तो सभी सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? बात समझ में आई? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। तो पापा की बात यानी कि किस हद तक माननी है ये तो अपन ने समझ लिया। फिर मैंने आपको बोला कि सर लेकिन आजकल कलयुग है। कलयुग में क्या होता है? बच्चे अपनी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसका मतलब है पापा कौन हो गए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और चिल्ड्रन कौन हो गए? सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है सर, इस बात को ऐसे समझो, जब हम किसी सिचुएशन को लेकर कोई स्पेशल एक्ट बना देते हैं तो वो स्पेशल एक्ट और यदि उस बारे में कोई जनरल एक्ट है, दोनों में किसी बात को लेके फाइटिंग हो जाए कि स्पेशल एक्ट बोल रहा हो कि इस सिचुएशन में ऐसे करना है, जबकि जनरल एक्ट बोल रहे हैं नहीं इस सिचुएशन में अदरवाइज दूसरी बात करनी है, दोनों में फाइटिंग हो गई एक सिचुएशन को लेके, तो अब किसकी बात मानी जाएगी? सर उस बात को लेके हमने जब एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है तो उसकी बात फाइनली मानी जाएगी। यानी मैं कह रहा हूं कि एक सेल ऑफ गुड्स को लेके यदि एक एक्ट बनाया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और दूसरा एक्ट जो उस पर लग रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, दोनों के प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स पे लग रहे हैं। ठीक है, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बात कर रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरी बात कर रहा है।
ठीक है, दोनों में एक सिचुएशन को लेके अलग अलग बात कह दी गई है। तो सर किसकी बात मानी जाएगी? जो उस मामले में स्पेशल एक्ट है, हमने स्पेशली बनाया है उसको उसी चीज के लिए है, तो इसकी बात मानी जाएगी। यानी कि अब पापा का महत्व कम और स्पेशल एक्ट यानी कि बच्चों का महत्व ज्यादा, यानी कि कलयुग समझ में आ गया। कलयुग में ये भी होता है कि बच्चे की बात मानी जाएगी, पिताजी को साइड में रखो। बात समझ में आ गई? स्पेशल एक्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए बनाया गया, तो ये ज्यादा महत्व रखेगा ना इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंस। सर मैं जो समझा रहा हूँ वो सबको समझ आया या नहीं आया? अभी तक अपन ने मेजरली दो बातें सीखी कि सर कॉन्ट्रैक्ट राइट के प्रोविजंस तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन जहां दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है वहां ये स्पेशल एक्ट है, तो इसके प्रोविजंस फाइनली माने जाएंगे, इसके नहीं माने जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस आया ना? कौन चला गया रे? यस सर। कौन भाग गया भाई हमारी क्लास से? एक जना गायब है। हिमांशी तेरी फ्रेंड भी आ गई है, कौन गायब हो गया बीच में? निकुंज, निनाद, देवांश भी है। चलो जो गायब हुआ वो भुगतेगा। अब सर नेक्स्ट बात, सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों बना है? सर ये सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए ये एक्ट बना है। यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक वर्ड आ रहा है ना, गुड्स, ये इस गुड्स को खरीदने और बेचने के ट्रांजैक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है सर। तो सर गुड्स क्या होते हैं ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं। देखो गुड्स का मतलब मूवेबल आइटम्स से रखना है मेजरली। वैसे गुड्स की बहुत बड़ी डेफिनेशन लेके आऊंगा आप लोगों के पास में। देखो ये गुड्स का मतलब है, गुड्स जो डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, गुड्स में ये सब इंक्लूड होगा, गुड्स में ये सब एक्सक्लूड होगा। लेकिन सबसे मेजर बात क्या है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल आइटम्स, जैसे कि सर पेयर ऑफ शूज, मोटरसाइकिल, कार, टेबल चेयर। टेबल चेयर मूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है जो अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं है, जमीन में गड़े हुए नहीं है, वगैरह वगैरह। मूवेबल मतलब जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जा सकता है, वो हो गए। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल आइटम्स हैज बीन कंसीडर्ड एज गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कभी भी इमूवेबल आइटम्स के ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कभी भी इमूवेबल आइटम्स को सेलिंग और परचेजिंग के लिए, जैसे कोई जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग ये सब बेचे और खरीद रहे जा रहे हो ना, तो उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस पे अप्लाई होगा? सर जो गुड्स को लेके ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो हाँ या ना। गुड्स का मतलब मेजरली किससे लेना है अपने को? मूवेबल आइटम्स से। बोलो सर बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। मान लो यहाँ पर एक शिवम के पास में एक जमीन का टुकड़ा है। जमीन के टुकड़े पे उसने अलग अलग तरीके के खेती करके प्लांट्स उगा रखे हैं, सब्जियों के, वेजिटेबल्स के प्लांट्स उगा रखे हैं। तो ये वेजिटेबल के प्लांट्स जो है ये मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल। मूवेबल है। मर्जी है जिस जब उठा के इनको यहाँ से उखाड़ेगा कहीं दूसरी जगह ले जाके लगा देगा, फिर वहां से उखाड़ेगा फिर तीसरी जगह लगा के ऐसा ये कब तक जिंदा रहेगा रे? बता। तो इमूवेबल हुए ना। जैसे ट्री हुआ, ये ट्री यहाँ से लगा हुआ है, या कोई मशीन है जिसको यहाँ पर परमानेंटली जमीन में गड्ढे करके बहुत एकदम परमानेंटली इंस्टॉल किया हुआ है। वैसे तो ये मशीन मूवेबल होती यदि जमीन पे केवल रखी हुई होती तो,
वैसे तो ये मशीन जमीन पे बस ले जाके रख दी होती तो ये मूवेबल थी, लेकिन खड्डे करके इसके पैर यहाँ पर जमीन के अंदर गाड़ दिए, ठीक है, ताकि ये हिले नहीं, तो अब ये इमूवेबल हो गई या नहीं हो गई? तो यस, अपने को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पेड़ को तू कहीं भी मूवेबल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये इमूवेबल है, ये इमूवेबल है, लेकिन यदि आपने इनको किसी को देने से पहले, बेचने से पहले वादा किया कि मैं इनको जमीन में से निकालूंगा, हटाऊंगा, तो फिर ये डेफिनेटली मूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शिवम एक किसान है। किसान क्या करता है सर? टमाटर के पौधे लगाता है, टमाटर की बेल पे खूब सारे टमाटर आ रहे हैं, टमाटर के पौधे पे खूब सारे टमाटर आ रहे हैं, तो अभी तक तो ये इमूवेबल है। लेकिन शिवम ने यदि शैली से एक वादा किया, कैसा? कि मैं आपको टमाटर एट द रेट ₹40 पर केजी बेचूंगा, ऑर्गेनिक टमाटर है इसलिए महंगे बेचूंगा, ठीक है, और मैं आपको तोड़ के दूंगा। तो अब ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इनको सिवियर यानी कि एग्रीड टू बी सिवियरिंग यानी कि तोड़ के देने का वादा कर रहा है। तो अब ये मूवेबल आइटम के लिए ये एग्रीमेंट बन रहा है और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर होगा। बात समझ में आ गई? यदि ये पेड़ है, मान लो चंदन का पेड़ है, अभी तो ये इमूवेबल है, लेकिन शिवम ने शैली को वादा किया, क्या किया? मैं तुझे अगले महीने की 1 तारीख को इस पेड़ को यहाँ से काट के दूंगा, यानी कि इसको मूवेबल बना के देने का वादा किया, तो डेफिनेटली इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे इमूवेबल और मूवेबल को, मूवेबल और इमूवेबल को हमको अलग अलग करना है? बात समझ आई क्या? जल्दी बोलो। अभी पूरा डिटेल पढ़ेंगे रे, तुम है ना, कंफ्यूज मत होना। छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं कि गुड्स में क्या इंक्लूड है, गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं है। तो सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसका एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिक ओवरव्यू समझ में आया कि सर सबसे पहली बात कि सर ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकला हुआ है, बिल्कुल ये उसी का चाइल्ड है, बच्चा है, उसी से पैदा हुआ है, तो सर इसके प्रोविजंस भी यहाँ पर लगेंगे। लेकिन जहां पर दोनों में फाइटिंग होने लगेगी तो इसके प्रोविजंस मान लिए जाएंगे, इनको नहीं मानेंगे। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सेलर और बायर के बीच में गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए, सर ये भी तो मेजर होना चाहिए, ये भी तो साउंड माइंड का होना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ से आ रही है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रही है, ठीक है। तो ये बातें अपन ने पहली तो समझ ली ये, ठीक है। अब देखो, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपके टोटल 4 चैप्टर होते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपके टोटल 4 चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दूसरा चैप्टर है कंडीशंस एंड वारंटीज, तीसरा चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, चौथा चैप्टर है अनपेड सेलर। मतलब क्या है कि सर हमें पहले तो ये समझना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कि सर बेसिक ओवरव्यू क्या है, बेसिक ओवरव्यू क्या है, एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या क्या चीज है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकला हुआ है। नंबर 3, डेफिनेशंस क्या क्या है कि सर सेलर की डेफिनेशन समझनी होगी, बायर की डेफिनेशन समझनी होगी, गुड्स की डेफिनेशन समझनी होगी, प्राइस की डेफिनेशन समझनी होगी, क्योंकि सेलिंग और बाइंग किस चीज के लिए होगी? किसी प्राइस के लिए होगी, तो वो समझनी होगी। ये सारी डेफिनेशंस काफी सारी हमको चैप्टर नंबर 1 में समझनी होगी। फॉर्मेशन की एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है, किन चीज के लिए बन सकता है, मूवेबल आइटम्स, इमूवेबल आइटम्स, गुड्स के लिए बन सकता है। सेकंड आता है कंडीशंस एंड वारंटीज। देखो, कंडीशंस एंड वारंटीज, आपने गारंटी वारंटी सुना होगा ना कि हमको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो इतने महीने की गारंटी है या इतने महीने की वारंटी है। सुना है या नहीं सुना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे? तो यहाँ पर जो गारंटी वारंटी है ना, उसको लेके नहीं चलना है अपने को। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि जो अपन आज दिन तक सुनते आ रहे हैं ना, वो नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस एंड वारंटीज मानना है। कंडीशंस एंड वारंटी चैप्टर का नाम है। कुछ ऐसी बातें जो यदि कॉन्ट्रैक्ट में एक्स
सेलर ने बायर को बोली वो पूरी नहीं हुई, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है, सेलिंग एंड बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट को। तो वो जो टर्म्स थी जो पूरी नहीं हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी पार्टी के लिए, वो पूरी नहीं हुई, तो हम बोलेंगे कि सर कंडीशन ब्रीच हो गई है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे ही क्वेश्चन मार्क लग चुका है, इसलिए वो पूरी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। जबकि वारंटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि ये पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया जा सकेगा, नहीं, खत्म कर दिया जा सकेगा, नहीं। ये इसके लिए आपको डैमेजेस दिलवा दिए जाएंगे। मान लो सेलर ने बायर को कुछ रिप्रेजेंट किया, वो चीज पूरी नहीं हुई, तो सर इधर के लिए डैमेजेस दिलवा दिए जाएंगे, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होती हैं सर? इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है कि यदि वो पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट रफा दफा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गुड्स, अपन एग्जाम्पल लेते हैं कार का। सर यदि कार के शोरूम पे सेल्समैन ने एक प्रोबेबल बायर से मुलाकात की, बायर बोला मेरे को ऐसी कार चाहिए जो बहुत अच्छा माइलेज पर लीटर निकालती हो, तो सेल्समैन ने उसको दिखाई कार और बोला सर ये कार 30 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज देती है, 30 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज देती है। तो इस बेसिस पे सेल्समैन से बायर ने वो कार खरीदी। बाद में पता पड़ा कि ये तो 10-20 का ही एवरेज देती है। यानी कि जो चीज थी उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इस कार को अच्छा एवरेज देना है, तो सेल्समैन ने क्या रिप्रेजेंट किया, ये कार 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, यानी कि कार अच्छा माइलेज 30 किलोमीटर पर लीटर का देनी चाहिए, ये कंडीशन हो गई। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बायर उस कार खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट या खत्म कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, कि कंडीशंस क्या होती है, यदि ये फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है सेल ऑफ गुड्स का। और वारंटी क्या होती है? मान लो उस कार में एक हॉर्न खराब हो गया, बज सही नहीं रहा है, तो कार वाला, शोरूम वाला क्या करेगा, सर्विस वाला आपको उसका हॉर्न सही करके दे देगा या हॉर्न रिप्लेस कर देगा। उसके कारण आप पूरी कार को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते हो, केवल वो चेंज करवा लो अपना। तो ये हो जाती है वारंटी। यानी यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके कारण कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। बोलो सर, बात समझ में आई क्या? कंडीशंस एंड वारंटीज क्या क्या होती है? निनाद कदम बोल। सर ये जो माइलेज वाला बोला आपने सर, सिर्फ उस वही कार जो थी उसमें निनाद दी थी वही डिफॉल्ट ऐसा। सुनाई नहीं दे रहा है? सर अभी सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है। तू बार बार बोलने का काम मत रख, तेरे को कुछ बोलना है ना तो माइक डिस्कनेक्ट कर लिया कर अपना। ओके सर, ये आपने माइलेज वाला जो एग्जांपल दिया उसमें एक ही कार जो उसको मिली है वो डिफॉल्ट होगी, तो वो वारंटी में आएगा ना? एक ही कार मिली है जो डिफॉल्ट हो गई, मतलब जो उसको मिली वो ही डिफॉल्टर में थी। माइलेज के केस में? हाँ सर, बाकी सब कार्स बराबर थे पर जो उसको मिली वही डिफॉल्ट थी। तो वही डिफॉल्ट थी, तो हमारी तो कंडीशन ही यही थी ना कि हमको तो अच्छी माइलेज वाली कार चाहिए। हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम इस कार को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं है। बात समझ में आई? यस। ठीक है, चलिए। अब एक ही थी हमारा, अब वो प्रॉब्लम हमारे गले ही पड़नी थी, ये एक अलग बात है। पर होता है जिंदगी में, ऐसा ही होता है। सब कुछ आपको फील होगा हमारे साथ में ही क्यों होता है, बाद में पता पड़ता है कि हमारे साथ में ही क्यों हो रहा होता है। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव, अच्छा हाँ, और चैप्टर्स के बारे में भी तो बताना है आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशंस एंड वारंटीज। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी सेलर से बायर के पास में ओनरशिप उन गुड्स की कब ट्रांसफर हो रही है, किस टाइम पे ट्रांसफर हो रही है ओनरशिप उन गुड्स की फ्रॉम सेलर टू बायर। हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है?
क्योंकि रिस्क ऑफ द गुड्स बिलोंग्स टू बायर, रिस्क ऑफ द गुड्स बिलोंग टू ओनर, सॉरी बायर नहीं ओनर। जो भी मान लो सेलर ने गुड्स बेचा, बायर ने खरीदा, उन गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, तो वो नुकसान कौन किसके जिम्मे आएगा? उसके जिम्मे आएगा जिसका उन गुड्स का ओनरशिप था एट द टाइम ऑफ नुकसान ऑफ गुड्स। जो उस गुड्स का ओनर था ना, वो उसको बेयर विथ करना पड़ेगा। सो हमारे को ये जानना जरूरी है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कब ओनरशिप ट्रांसफर हुई, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को डिलीवरी से रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और चौथा है अनपेड सेलर। मान लो सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, इसको पैसा नहीं मिला, तो इसके क्या क्या राइट्स हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स कवर करते ही अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा हो जाएगा। आई बिलीव नोट्स सबके पास में होंगे, एम आई राइट? है ना? Yes, sir. नोट्स तो सबके पास में है ही। तो अपन कल 11:15 पे वापस पहला चैप्टर एकदम डिटेल में फटाफट, पहले चैप्टर में टाइम कम लगना चाहिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो अपने को बहुत जल्दी फिनिश करना है। कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना कंसेप्चुअल है। यदि ये चैप्टर समझने में गलती कर दी तो आगे कुछ नहीं समझ पाओगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स जो है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स में भी स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, इनमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है ये तब पता पड़ेगा जब आपको ध्यान होगा कि स्पेसिफिक गुड्स इन्हें बोलते हैं, अनअसर्टेन इन्हें बोलते हैं, असर्टेन इन्हें बोलते हैं। ठीक है, पहले यहाँ यदि कल की क्लास छूट गई ना तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट छूट जाएगा, बात ध्यान रखना। बोले मानसी। तो हम लोग के पास वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स नहीं है। आप लोग के पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स नहीं है? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिले थे हमें लास्ट। ठीक है, तो प्रिया मिस से एक बार बात कर लेना। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। बहुत अच्छा लगेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। ठीक है, और नंबर कितने नंबर का आता है रे? 12 से 15 नंबर के बीच में रेंज के क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, सेम विद पार्टनरशिप 1932, उसमें से भी 12 से 15 नंबर के बीच के क्वेश्चन आते हैं। ये पाइवेट है भाई साहब, 60 में से यदि कोई 12 से 15 नंबर बोल रहा है आपको, तो इसका मतलब समझते हो आप? बहुत इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं करेगा, कल 11:15 मिलते हैं अपन।